दो बहू की ठंड में खुली रसोई। सावित्री अपने पति और दो बेटों अविनाश और सुमित के साथ रहा करती थी। सावित्री का बड़ा बेटा अविनाश अब शादी के लायक हो गया था, पर वो शादी के लिए मान ही नहीं रहा था। बस इसी चिंता में सावित्री हमेशा परेशान रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री अपने दोनों बेटों और पति के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारे अविनाश की उम्र निकली जा रही है, लेकिन ये नालायक है कि शादी करने को तैयार ही नहीं। अब आप ही अपने बेटे को कुछ समझाइए, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। अरे भाग्यवान, अब इसमें मैं क्या समझाऊं? अविनाश अब खुद बड़ा हो गया है, उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। अगर वो चाहता है कि अभी शादी नहीं करनी है तो रहने दो ना, क्यों उस पर दबाव डाल रही हो? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम तीनों की नौकरानी बनी रहूं और बुढ़ापे में भी बस काम ही करती रहूं। अरे मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे भी बहू का सुख चाहिए। ठंड बढ़ रही है और इस बढ़ती ठंड में मुझसे ऊपर वाली खुली रसोई में खाना नहीं बनता, लेकिन आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक इस घर में बहू नहीं आ जाती तब तक ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही खुद खाना खाऊंगी। इतना बोलकर सावित्री खाना वहीं छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर बैठे तीनों बाप बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। भैया, घर का मिजाज बहुत गर्म है। मैं तो कहता हूँ जैसा मम्मी बोल रही है वैसा ही कर लो। चुपचाप मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लो, वरना आने वाले समय में हम लोगों को खाना नसीब नहीं होगा। एक पल को मम्मी पापा पर तरस खा लेंगी, लेकिन हम लोगों पर नहीं। सुमित की बात सुनकर उसके पिता और बड़ा भाई अविनाश दोनों ही हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जब सभी लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते का इंतजार करते हैं, तो देखते हैं कि सावित्री ने अब तक कुछ भी नहीं बनाया है। ये देख सुमित बोलता है, लो भाई, हो गया कल्याण। जिस चीज का डर था वही हुआ। माँ ने कहा था कि वो खाना नहीं बनाएंगी, और देखो उन्होंने सच में नहीं बनाया। लगता है अब तो भूखे पेट ही ऑफिस जाना पड़ेगा। सुमित की बात सुनकर अविनाश कुछ नहीं बोलता और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने दोनों बच्चों को सुबह सुबह भूखे पेट ऑफिस जाता देख सावित्री का पति ये सब देखकर बुरी तरह भड़क गया। उसने देखा कि उसके दोनों बेटे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और उनके चेहरे उतरे हुए हैं। वो सीधे सावित्री के पास पहुंचा और चिल्लाने लगा। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर सावित्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हाँ, तो मैं क्या करूं? मैंने साफ कह दिया था कि जब तक इस घर में बहू नहीं आएगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आप लोग तो ऑफिस चले जाते हो, पर मेरी सोचो। इस कड़ाके की ठंड में ऊपर छत पर खुली रसोई में हवा के थपेड़े सहते हुए खाना बनाना अब मेरे बस की बात नहीं है। जब तक बहू नहीं आएगी यही हाल रहेगा। बस बात खत्म। मुझे अब इस घर में और बहस नहीं चाहिए। इतना बोलकर सावित्री अब अपने कमरे से बाहर की ओर चली जाती है। तो वही सावित्री के ऐसे तेवर देख सावित्री का पति समझ गया कि ये औरत ऐसे नहीं मानने वाली। उन्होंने ऑफिस पहुंचकर अविनाश को फोन लगाया और उसे सारी बात बताई। अविनाश भी घर के रोज रोज के तमाशों से तंग आ गया था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अब जब सभी लोग रात के टाइम घर पर आते हैं तो अविनाश सभी के लिए बाहर से खाना लेकर आता है, और इस तरह जब सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा मेरी तकलीफ समझ रहा है। अगले ही दिन वो लोग आरती के घर पहुंचे। आरती बहुत सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। रिश्ता पक्का हो गया और महीने भर में ही आरती शादी करके घर आ गई। सावित्री को लगा कि अब तो उसकी मौज हो गई। आरती बेचारी नई नई आई थी। सुबह 6 बजे ही सावित्री उसके कमरे में पहुंच गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। बहू, ओ आरती बहू, उठ जाओ जल्दी, सूरज निकल आया है। जाओ ऊपर रसोई में और सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाओ। अविनाश को ऑफिस जाना है। जी माँ जी, अभी आती हूँ मैं। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। पर माँ जी, रसोई ऊपर छत पर है। हाँ बहू, ऊपर ही है। बहुत खुली और हवादार है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी जाओ। आरती जैसे ही ऊपर पहुंची उसकी हालत खराब हो गई। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को कपा रही थी। आरती ने जैसे तैसे आग जलाई। ये देख आरती खुद से कहती है, हाय रब्बा, इतनी ठंड में यहाँ खाना बनाना तो सजा जैसा है। माँ जी खुद तो नीचे बैठी है और मुझे यहाँ भेज दिया। आरती ने जैसे तैसे नाश्ता बनाया। इसके बाद अब सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। दोपहर में जब सुमित घर आया तो सावित्री ने उसे भी पास बिठाया और कहा, देखा सुमित, आरती के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है।
अब मुझे इस ठंड में ऊपर नहीं जाना पड़ता। अब तेरी भी शादी कर देते हैं, फिर दोनों बहुएं मिलकर मौज करेंगी। सुमित ये बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी माँ कितनी जिद्दी है, इसलिए वो इस बार बिना किसी ड्रामे के शादी के लिए हाँ कर देता है। और इस तरह बहुत जल्द सुमित की शादी एक प्रीति नाम की लड़की से हो जाती है। प्रीति थोड़ी आज के जमाने की लड़की थी। जब उसने पहले दिन ऊपर की रसोई देखी तो वो दंग रह गई और वो अपनी जेठानी से कहती है, दीदी ये रसोई है या टॉर्चर रूम? इतनी ठंड में माँ जी हमसे यहाँ कैसे काम करवा सकती हैं? कल तो ओढ़ने पड़ रहे थे फिर भी आप ऊपर थी। क्या करे प्रीति, माँ जी बहुत सख्त है, उन्हें बस टाइम पर खाना चाहिए। ऐसे कैसे माँ जी? जब उन्हें खुद ठंड लगती थी तो उन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया, अब हम पर जुल्म कर रही हैं। मैं तो ये नहीं सहने वाली। अगले दिन कड़ाके की ठंड थी। आरती और प्रीति दोनों ऊपर रसोई में थी। प्रीति का हाथ ठंड की वजह से सुन्न हो गया था और गर्म तवे से टच हो गया। दीदी मेरा हाथ जल गया, अब बहुत हो गया। प्रीति की चीख सुनकर अविनाश, सुमित और सावित्री का पति भागते हुए ऊपर आए। वहाँ का हाल देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों बहुएं ठंड से कांप रही थी। प्रीति रो रही थी और उसकी वजह से पूरा फर्श गीला था। क्या हालत हो गई है? माँ ने अपनी सुविधा के लिए इन्हें इस नर्क में झोंक दिया। माँ ये बहुत गलत है। अगर आपको ठंड लगती थी तो इन्हें भी लगती है। क्या ये आपकी बहुएं नहीं है? सावित्री भी पीछे खड़ी थी। उसने जब अपनी दोनों बहुओं को ठंड में ठिठुरते और प्रीति को दर्द में देखा तो उसे अपनी वही बात याद आई जो उसने अपने पति से कही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपनी बहुओं के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं अपने आराम के चक्कर में ये भूल गई थी कि तुम दोनों भी किसी की बेटियां हो। आप आज ही मिस्त्री को बुलाओ, नीचे वाले कमरे को रसोई बनाओ। आज के बाद मेरी बहुएं इस ठंड में ऊपर नहीं जाएंगी। आरती और प्रीति ने मुस्कुराकर अपनी सास को गले से लगा लिया। सावित्री ने खुद रसोई नीचे शिफ्ट करवाई और उस दिन से घर में असली खुशी आई। अब दो बहुओं की ठंड में खुली रसोई की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों तक आ गई थी। उसी शहर में एक गली के कोने में बना घर था मेहता निवास का, जहां घर के मुखिया मदन मेहता, उनकी पत्नी गोमती, बड़ा बेटा उदय, बहू अंकिता, छोटा बेटा अनुज और बेटी सुप्रिया रहते थे। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे। एक रोज मेहता निवास में सुबह के 6 बजे थे। बाहर बर्फीली हवा थी मगर अंदर रसोई में हलचल शुरू हो चुकी थी। अरे रे कितनी ठंड है, इतनी ठंड में हाथ धोते ही बर्फ लगती है। अरे माँ जी आप पहले ही उठ गई। अरे बहू ठंड हो या गर्मी रसोई को कौन रोक पाया है। पेट तो हर मौसम में भूखा रहता है और चूल्हा सारे साल जलता ही रहता है। क्यों, सही कहा ना? कमला आज कुछ हरा भरा बना देना, ठंड में शरीर गर्म रहेगा। और ठंड में हरी भरी सब्जियां इतनी आती हैं कि उन्हें खाने का और भी मन करता है। हाँ ये तो आपने सही कहा जी, ठंड का मौसम तो बड़ा ही अच्छा होता है। न एसी, न पंखे, न पसीना, और खाने में हरी भरी सब्जियां वो अलग। बहू ऐसा कर, आज खाने में तू पालक का साग और बाजरे की रोटी बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बाजरे की रोटी बना दूंगी, लेकिन मक्खन तो है ना? है बहू, पर ज्यादा मत डालना, जानती है ना इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन तभी अंकिता का देवर कहता है, लेकिन भाभी मुझे तो मक्खन मार के ही देना बाजरे की रोटी, तभी खाने का मजा आता है। ये देखो कैसा चटोरा बन गया है ये अनुज, जब से भाभी आई है पेटू होता जा रहा है। खैर इसका भी कसूर क्या है, इसकी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है कि जिसे 2 रोटी खानी हो वो तो 4 खा जाए। और अभी तो मेरे अंदर भी जान बाकी है, मक्खन भी खा लेंगे और ठंड भी भगाएंगे। कुछ देर बाद अंकिता सबके लिए पालक की सब्जी साथ में मक्खन मारकर बाजरे की रोटी भी बनाती है, जिसे सभी बड़े ही शौक से खाते हैं। फिर घर के सारे काम निपटा कर अंकिता अपनी सास से, माँ जी घर में सभी सब्जियां तो खत्म हो गई हैं, मैं इनके साथ बाजार जाकर ले आती हूँ। ठीक है बहू। फिर वो अपने पति उदय के साथ बाजार चली जाती है। ठंडी धुंध में सब्जियों के ठेले मानो रंगों की पेंटिंग लग रहे थे। देखो जी ये मटर कितने ताजे, इनके पास से गुजरते कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ ले लो, लेकिन ज्यादा मत लेना, माँ फिर बोलेगी इतनी सब्जी कौन खाएगा। अंकिता मुस्कुराई और धीरे से बोली, अजी ठंड में हरी सब्जियां ही तो जान है। भैया कैसे दिए मटर? 120 रुपए किलो बहन जी। क्या इतने महंगे? अब बहन जी यही तो समय होता है हमारे कमाने का। अच्छा ठीक है, आधा किलो तोल दो। ऐसे एक एक कर वो और भी सब्जी जैसे मेथी, पालक, सरसों, मूली के पत्ते, शिमला मिर्च, अदरक
और भी चीजें उसमें भरती है। कुछ देर बाद वो सब्जियां लेकर घर आ गई। घर आते ही उसने हरी सब्जियों से सारी रसोई भर दी। फिर शाम को अंकिता रसोई में गई और मेथी छांटने लगी। जल्दी से मेथी छांट लेती हूँ, फिर मेथी आलू की सब्जी बना लूंगी। उसे बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। साथ में बथुए का रायता भी बना लेती हूँ। अंकिता ने गैस जलाई और मेथी का छौंका लगा दिया, जिससे पूरे घर में खुशबू फैल गई। वाह वाह, इन सर्दियों में जो हरी सब्जियों का स्वाद है ना, वो अलग ही है। ऊपर से मेरी बहू के हाथों की तो बात अलग है। हर सब्जी इतने प्यार से बनाती है कि उसमें स्वाद उतर आता है। सही कहा माँ आपने। आपको पता है, परसों मैं भाभी के हाथ का बना पालक पनीर कॉलेज लेकर गई थी। मेरी फ्रेंड्स को तो इतना पसंद आया कि क्या ही कहूँ। वो तो कहने लगी कि इसके आगे होटल का पनीर भी फेल है। तभी कुछ देर बाद अंकिता झट से खाना बना कर ले आई। उसके बने खाने की खुशबू से ही सब बड़े खुश हुए। ऐसे उसने अगले दिन आलू मटर बनाए, जो सबको बड़े पसंद आए। एक रोज, अरे सुषमा, तू मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर तो देख, तेरा ना दिल खुश हो जाएगा। क्या खाना बनाती है वो। आजा किसी दिन मेरे घर, तुझे खुद ही यकीन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चल अब मैं फोन रखती हूँ। माँ जी, ये लीजिए अदरक वाली चाय। वैसे किससे मेरी इतनी तारीफ कर रही थी आप? अरे अपनी सहेली सुषमा से। बोल रही थी कि उसकी बहू को तो सही से खाना बनाना भी नहीं आता। तो मैंने कहा मेरी बहू तो बहुत ही अच्छा खाना बना लेती है। क्या माँ जी, कितनी तारीफ करेंगी आप। मैं बस ठीक ठाक बना लेती हूँ, इतना भी अच्छा नहीं बना लेती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक रोज अंकिता सब्जियां लेने बाजार गई तो सब्जियों के दाम सुनकर हैरान। क्या 100 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं है? ये अचानक सब्जियों के रेट इतने क्यों बढ़ गए? अब ठंड में सब्जियां इतनी दूर से पहाड़ी इलाकों से आती हैं, तो दाम तो मंडी पहुंचते पहुंचते अपने आप बढ़ जाते हैं। अच्छा तो एक काम करो, एक एक पाव सब तौल दो। एक एक पाव? भाभी जी मजाक कर रही हैं क्या आप तो हमेशा आधा किलो या 1 किलो सब्जियां लेकर जाती थी। अरे तो तब दाम भी तो कम थे, इसलिए लेकर जाती थी। अब अंकिता सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी लेकर घर आ जाती है। पहले जहाँ हरी भरी सब्जियों से रसोई भरी रहती थी, तो अब वो कुछ सब्जियों में सिमट कर रह गई थी। और उनमें भी अब हरी सब्जियां कम, लेकिन बाकी की सब्जियां उसमें ज्यादा दिखती थी। जैसे मेथी में आलू ज्यादा थे, पालक पनीर में पनीर ज्यादा होता, जिससे अब घर वाले नाक सिकोड़ने लगे। खाना खाने के बाद न जाने क्यों अब सब्जियों में वो स्वाद नहीं रहा, भाग्यवान जो पहले आया करता था। सही कहा पापा, आजकल ऐसा लगता है जैसे भाभी बेमन से खाना बना रही है। हाँ, पहले मैं कहाँ भाभी के हाथ की बनी 4 रोटी खा जाता था, लेकिन अब मैं 2 भी नहीं खा पाता हूँ ठीक से। मुझे तो लगता है शायद बहू सारा दिन काम करके अब थक जाती है और उसमें अब वो हिम्मत नहीं रही कि वो सही से खाना बना पाए। इसीलिए शायद पिछले कुछ हफ्तों से अब हमारे घर में खाने में वो सब स्वाद भी नहीं आ रहा। उन सबको ये बात करते हुए अंकिता सुन लेती है। आप सब गलत समझ रहे हैं। आपको सब्जियों में स्वाद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि घर में 6 लोगों के हिसाब से जहाँ पहले आधा किलो या 1 किलो सब्जी आती थी, अब वो सिमट कर 1 पाव रह गई है, क्योंकि सब्जियों के दाम जो बढ़ गए हैं। आप जानते हैं कोई भी सब्जी अब 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है, और रोज तीनों वक्त इतनी महंगी सब्जी हम नहीं ला सकते। शायद इसलिए अब आपको सब्जियों में स्वाद कम लगने लगा है। ये सुनकर वो हैरान रह गए। अरे बहू, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर बाजार में सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो हम अपनी रसोई में ही हरी सब्जियां उगा लेते हैं। क्या माँ जी, रसोई में सब्जियां? और क्या। अरे तुम नहीं जानती, तेरी सास को खेती बाड़ी का कितना शौक था। अब मैं तुझे फार्मिंग करना भी सिखा दूंगी। अब हम अपनी रसोई को हरी भरी सब्जियों से भरा बनाएंगे। अब दोनों सास बहू मिलकर अपनी रसोई में ही एक जगह हरी भरी सब्जियां लगाती हैं। साथ ही उसमें एक ऐसी खाद डालती हैं जिससे हफ्ते भर में उनकी रसोई हरी भरी सब्जियों से महक उठती है। अरे वाह माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी इस रसोई में मैं हरी भरी सब्जियां भी कभी उगाऊंगी, और इनमें से खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ बहू, क्योंकि ये सब ताज़ा सब्जियां हैं। शहर की मंडी में जो सब्जियां मिलती हैं, वो खेतों से शहरों तक आते आते बासी हो जाती हैं, और ये ताजी हैं। इन सब्जियों की महक देखना कितनी अच्छी हो। बहू, पहले सरसों का साग धो ले, फिर उसमें थोड़ा सा लहसुन पीस देना। अम्मा, मैं उसमें थोड़ा पालक और मेथी भी डाल दूंगी, स्वाद और रंग दोनों आएंगे। वाह, लगता है आज की रसोई में शहरी वाली बहू का तड़का लगेगा। अब अंकिता शाम को अपनी रसोई से ही हरी भरी सब्जियां तोड़ती है और उसका साग बनाती है। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। इतने में पड़ोसन शकुंतला काकी आई। अरे कमला, तेरे घर से कैसी खुशबू आ रही है रे? क्या पका रही है बहू? आज हमारी अंकिता ने ठंड की रसोई सजा दी है। सरसों का साग, मटर की सब्जी और बाजरे की रोटी। अरे वाह, अब तो मैं भी खाना यहीं खाऊंगी। उस रोज वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, और वो जो सब्जी का स्वाद था वो बेहद ही स्वादिष्ट था, जिसे खाकर आज सबके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। बेस्ट बडीज।
हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।